अस्सलाम वालेकुम। I hope anybody there? एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो रहा था मेरे इसमें। अस्सलाम वालेकुम। आई होप you can all hear me. अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, please just let me know that you can hear me. Actually, there was some problem with my laptop. कुछ connection का शायद problem. That's why I'm a little bit late. So the topic of today's discussion is evaluating observation methods. This topic, okay. This topic is for mainly जो है for early year students होता है, for early years students as well as for special needs. Let me just show you my presentation. I have a presentation prepared for this और मुझे इसमें कोई live option नज़र नहीं आ रहा है to share. Okay, so एक मिनट अगर मैं okay. अच्छा, अब what I'm going to do is I'm going to put my camera. मैं अपने कैमरा से इसको फोकस करूँगी, then you will be able to see the presentation. Okay, just give me 1 minute. I hope you can see my presentation. Okay, chalo. So today we are going to talk about evaluate observation method. हमारे पास basically जो most commonly observation methods used होते हैं, they are narrative and they are checklist methods. ठीक है? तो basically these two methods most commonly हम अपने स्कूल में बच्चों को ऑब्जर्व करने को यूज करते हैं. बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स. हम 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स यूज करेंगे टू इवेलुएट children's progress and behavior. First of all, my introduction. This is I am director and EC trainer of GDIs. GDIs एक early years training consultancy firm है जो कि last year I have opened, and I have experience of 18 years in early years education. I worked here also in Pakistan as well as abroad in UAE and Muscat.
Okay, so the commonly used observation methods are event sample, time sample, sociogram, narrative free discussion, target child, checklist, and child tracker. So let's find out about event sample. इवेंट सैम्पल इस उस वक्त यूज होता है जब हम बच्चों के अंदर एक कोई बैड बिहेवियर या कोई सर्टेन बिहेवियर दैट वी वांट टू फाइंड आउट के व्हाई इज दिस बिहेवियर अकरिंग और इसका क्या कॉज होता है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस ये है कि इट इज़ वेरी simple, it is adaptable and it is adaptable to children's behavior. लेकिन इसको fill करने के लिए you need to take observation for more than 1 week. डिसएडवांटेज इसका ये है कि इफ ये ऑब्जर्वेशन इवेंट सैम्पलिंग आपकी किसी बच्चे के ऊपर हो रही है फॉर 2 वीक्स एंड 1 डे एनी डे यू आर एब्सेंट, तो उसमें क्या होगा कि the other practitioner who is filling in, तो she is going to fill in what she assesses. तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो क्योंकि आप उस बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे होंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो जो उसका फिलअप होगा इट कैन क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग ना। एग्जाम्पल है हाउ टू यूज इट। एग्जाम्पल है कि इसमें अच्छा अब आपको ये होगा कि मैं इवेंट सैम्पलिंग हम कब यूज करें। इवेंट सैम्पलिंग जो होता है इवेंट मतलब कि बिहेवियर, इवेंट इज लाइक अ इवेंट जो है वो यूज होता है कि जहाँ पर आपने कॉज एंड इफेक्टिव बिहेवियर यूज करना है। ये मालूम करना है कि एक बच्चे में जैसे आपके पास ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, अब उसमें से 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं यू फाइंड दैट दे हैव अ वेरी रॉन्ग बिहेवियर या ऐसे अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, लाइक जैसे कि उनमें बाइटिंग हैबिट्स है या फिर उसमें टैंट्रम शो थ्रो करने वाली हैबिट है या फिर ऐसे जिसको आप समझ रहे हैं कि इसमें कुछ स्पेशल नीड है कि इसमें लर्निंग डिले है या इसमें कुछ ये डिफिकल्टी इन बिहेवियर, कोई भी ऐसा बिहेवियर है दैट यू थिंक दैट इज not normal and not according to the norms of the society, not according to the norms, तो उस वक्त आप इवेंट सैम्पलिंग करेंगे, ठीक है। जहाँ पे रिपीटेडली बच्चा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर शो कर रहा है अब वहाँ इवेंट सैम्पलिंग यूज करेंगे मेथड, ठीक है। अब जैसे ये मेथड मैंने 2 डेज यूज किया कि उसमें एक बच्चा है जिसको हम कहेंगे चाइल्ड ए, तो चाइल्ड ए हैज़ अ बाइटिंग हैबिट। अब मैं उसमें क्या करूँगी कि मैंने उसको ऑब्जर्व किया कि उसने एक बच्चे को बाइट किया मॉर्निंग असेंबली में, उसने बाइट किया बच्चे को, तो मैंने उसको फौरन नोट डाउन किया कि किस टाइम पे उसने बाइट किया, कौन सी जगह बाइट किया और किस बच्चे को उसने बाइट किया और क्या चांसेस कि शी टुक हिज बॉल। और कुछ और नोट्स मैं लिखना चाहूँगी तो मैं वहाँ लिखूँगी ही वॉज इरिटेटेड, इरिटेटिंग में वो रो भी सकता है कुछ भी, तो मैं उसकी नोट्स लूँगी। देन सेकेंड इज सेकेंड टाइम उसने बाइट किया उसी सेम डे कैफेटेरिया में। It's blur. अच्छा, I'm getting a review that your screen is not clear. अच्छा, what can I do for that? Maybe 1 मिनट मैं इसका ब्राइटनेस कम करके देखूं। अच्छा मैं थोड़ा पीछे हटा के देखती हूँ। अब कुछ फर्क पड़ा? देखिए मैंने ब्राइटनेस को रिड्यूस की है इसकी।
अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा? अच्छा, अब मुझे बताएं, अब स्क्रीन क्लियर हुई थोड़ी? अच्छा, ओके। व्हाट आई कैन डू इज आई विल अपलोड दिस प्रेजेंटेशन ऑन द पेज, ठीक है? और यू कैन सी फ्रॉम देयर। अभी लेट मी जस्ट गो थ्रू इट। आई मेक श्योर दैट आई रीड ऑल द हेडिंग्स। Okay. Um, I'm going to make sure that I'm going to upload this presentation on this page, and from there you can just download the presentation and go through it. ठीक है, आप मेरे लेक्चर को भी शाम दोबारा सुन सकते हो और यू कैन गो थ्रू द प्रेजेंटेशन। वो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जिससे आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट, यू कैन हैव योर पेन एंड पेपर विद यू, so you can write down small points for it. It's very easy, it's very simple. ठीक है, now first method we are going to discuss is about event sampling. ठीक है, इवेंट सैम्पलिंग हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें किसी कोई बच्चे में कोई बिहेवियर इशू को हम एड्रेस करना होता है कि why is that behavior occurring. ठीक है, why is that behavior occurring. Now suppose even this event sampling can be done इन योर होम ऑल्सो। अगर आपके पास आपका जो बेबी है, उसको हैबिट है ऑफ क्राइंग फॉर अननोन रीजंस, मतलब आप ये समझ रहे हो कि वो रो रहा है बट यू नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो क्यों रो रहा है, तो यू कैन यूज दिस टेबल ऑफ इवेंट सैम्पलिंग। इवेंट सैम्पलिंग जो टेबल है उसमें टाइम, प्लेस, दोज हु आर इन्वॉल्व, सर्कमस्टांसेस एंड अदर नोट्स, ये सब चीजें उसमें एक टेबुलर फॉर्म में आ जाती हैं। ठीक है, नाउ अब जैसे मैंने एक ऑब्जर्वेशन ली एक बच्चे की, उस बच्चे को हैबिट है ऑफ बाइटिंग। ठीक है, अब नाउ आई हैव लाइक 25 किड्स इन माय क्लास एंड आई हैव वन असिस्टेंट, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये बच्चा क्यों बाइट करता है, ऐसे क्या इवेंट्स हैं जो ट्रिगर करते हैं। नाउ फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चा अगर काटता है ना, तो वो सिर्फ एक वजह से नहीं काट रहा होता है, बहुत सारे रीजन हो रहे होते हैं। ठीक है, वी नीड टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर रीजन, जिसके लिए हम इवेंट सैम्पलिंग भी करेंगे, फिर उसको किसी ऑब्जर्वेशन मेथड से भी यूज करेंगे ताकि पिन पॉइंट करके हम उस बिहेवियर तक पहुंच जाए। वी नीड टू पिन पॉइंट दैट बिहेवियर कि वो ये सिचुएशन है जिसकी वजह से ही इज बाइटिंग। देन वी नीड टू टॉक टू द पेरेंट्स कि ये वजह है कि ये क्लास में बाइटिंग कर रहे हैं, हमने ऑब्जर्व किया, दिस इज अवर रिकॉर्ड, और हमारे पास प्रूफ है कि इस वजह से ये बाइट करते हैं। नाउ यू एट होम ऑल्सो। तो इसी तरह ये पेरेंट और टीचर की पार्टनरशिप होती है, जिसकी वजह से बच्चों में जो भी बैड हैबिट्स होते हैं, वी कैन रिमूव दोज बैड हैबिट्स। ओके, सो नाउ लाइक आई सेड कि हमने इवेंट सैंपल किया फॉर चाइल्ड ए, जिसमें ये किया कि उसको बाइटिंग हैबिट थी। क्या 8:30 पे मैंने टाइम नोट किया 8:30, देन उसको मॉर्निंग असेंबली थी, वो प्ले असेंबली शुरू होने वाली थी, और उसमें उसने जिस बच्चे को काटा, हर नेम वाज फरा, और हुआ यह था कि शी टुक द बॉल फ्रॉम हिम। और अदर नोट्स मैंने कुछ नोट डाउन किया, बहुत इरिटेटेड फील हो रहा था मुझे, यानी कि उसको वो अपना शो नहीं कर पा रहा था, कभी चीख रहा था, कभी उसको उसने बाइट करने के बाद भी वो लाइक उसको लग नहीं रहा था कि ही वाज फीलिंग सॉरी। सेम डे 10:30 पे मैंने उसको कैफेटेरिया में देखा, जहाँ पे उसने हेलेन को बाइट किया, और उस वक्त क्या सर्कमस्टांसेस थे, लंच टाइम चल रहा था, और उस दिन उसने लंच नहीं खाया। अगले दिन मैंने उसको फिर नोट किया सर्कल टाइम एरिया में, जहाँ उसने दो बच्चों को बाइट किया। द किड्स, वो दो जिन बच्चों को बाइट किया वो बॉल से खेल रहे थे,
और they did not give him back the ball when he asked for. फोर्थ टाइम मैंने उसको ऑब्जर्व किया, लिटरेसी का पीरियड चल रहा था, फोनिक्स चल रहे थे, उसने एक और बच्चे को काटा बच्चे को, और उस वक्त बच्चे फ्लैश कार्ड्स खेल रहे थे और बच्चों को फ्लैश कार्ड्स का दिया गया था कि वर्क विद द फ्लैश कार्ड्स, बट ही वांटेड टू गो टू द ब्लॉक एरिया। ठीक है, अभी मैंने 4 ऑब्जर्वेशन ली इसकी 2 दिन की, लेकिन दिस इज नॉट इनफ। मुझे इसको ऑब्जर्व करना है, ये दिस इज जस्ट सैम्पल। ठीक है, मुझे इसको ऑब्जर्व करना है फॉर एटलीस्ट मोर देन 1 वीक, यानी कि कुछ 8-9 डेज तक मैं इसको ऑब्जर्व करूंगी। तो फिर लेकिन अब मैं इस ऑब्जर्वेशन को सामने रखती हूँ तो मुझे ये लगता है जैसे कि कोई उसको कुछ करने का दिल चाहे और उसको जो है वो कुछ करना चाहता है, उसको कोई रोकता है तो वो बाइट करता है। मुझे इस 4 ऑब्जर्वेशन ये समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये दिस इज नॉट इनफ, ये इनफ नहीं है फॉर मी टू लेबल द चाइल्ड एज बीइंग इरिटेटेड और ही वांट्स टू हैव हिज ओन वे। So what I'm going to do is I am going to take 2 more weeks observation and then I'm going to deduce a statement saying कि हाँ ये इसके साथ प्रॉब्लम है, इसका बिहेवियर ये बाइटिंग हैबिट इस वजह से है। ठीक है, so now I think I hope you understand that event sample जो ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं it is for ये जो बच्चे की inappropriate behavior है उसको पकड़ने के लिए कि why is that inappropriate behavior happening in the class। ठीक है, देन सेकेंड हमारी आती है टाइम सैम्पलिंग। टाइम सैम्पलिंग जो होती है वो जैसे कि वो हम लेते हैं 1 पीरियड, ठीक है, 1 आवर पे लिया, 1 पीरियड पे ले लिया, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमें टाइमर्स करने होते हैं। यानी अगर आपने 1 आवर की ऑब्जर्वेशन ली तो आफ्टर एवरी 10 मिनट्स आप ऑब्जर्व करेंगे, आप एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, आई विल शेयर द टेबल। The second observation method is time sample. You just keep on writing with you. ठीक है, आपने ये करना है कि नोट्स लेते जाए, सिर्फ आपने नोट डाउन करना है, जस्ट नोट डाउन द पॉइंट्स दैट यू अंडरस्टैंड। जब आपको प्रेजेंटेशन भेजूंगी इसी सेम पेज पे, देन यू कैन डाउनलोड द प्रेजेंटेशन एंड यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। ठीक है, तो टाइम सैंपल क्या होता है, टाइम से क्या समझ में आ रहा है, टाइम। ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे हम बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन ज्यादातर उसलिए लेते हैं, हाँ ये ऑब्जर्व करना होता है कि इस बच्चे का जो मैथ्स का पीरियड चल रहा है, मैथ्स में उसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, और टाइम सैम्पलिंग हम यूज करते हैं यानी कि उन बच्चों के लिए जहाँ पे हमें फील होता है कि ये एजुकेशनली इनमें कुछ वीकनेस आ रही है, इनमें लर्निंग डिसेबिलिटी भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू टाइम सैम्पल। ठीक है, और टाइम सैंपल यूज होता है फॉर जैसे 1 आवर के लिए हम बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसको 10 मिनट्स के गैप पे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, नोट डाउन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 ओ क्लॉक पे 10 to 10:30 मैं किसी को ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो मैंने 10 ओ क्लॉक पे लिखा कि कौन सा पीरियड चल रहा था, मैंने क्या एक्टिविटी कराई, उस बच्चे का क्या रिस्पॉन्स था। आफ्टर 10 मिनट्स के बाद मैं लिखूंगी कि उस एक्टिविटी में अब क्या हो रहा है, उस बच्चे का इस एक्टिविटी की तरफ क्या इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये टाइम सैम्पलिंग में हम बच्चे की इंटरेस्ट और उसकी लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद दैट एक्टिविटी, विद दैट सब्जेक्ट हम नोट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो मजे की बात यह है कि आपने जैसे अर्लियर टीचर्स होते हैं, हमारा एक सेट करिकुलम होता है, हमारा एक सेट सिलेबस होता है। ठीक है, आई हैव आल्सो वर्कड एज अ कोऑर्डिनेटर इन दुबई, in Ajman also, and I worked, ठीक है, and I worked as a coordinator in Karachi also। तो यहाँ पे हमारे पास होता था, लेकिन उसमें भी हमने एक समझे कि एक गैप रखा होता था कि अगर क्लास उस लेवल तक नहीं पहुंची है तो वी आर गोइंग टू शिफ्ट दिस मच पार्ट ऑफ द सिलेबस टू द अदर मंथ। ठीक है, इतना हम फ्लेक्सिबल अपना सिलेबस बनाते हैं, इतना रखते हैं। हर टीचर हर स्कूल करता है ऐसा, और करना चाहिए ऐसा कि अपना सिलेबस इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आपका जो वो उतना गैप है, यानी कि ये बच्चे ये बच्चे यहाँ तक अचीव नहीं कर पाए हैं तो ऐड कर देना। सो फॉर दैट पर्पज वी यूज टाइम सैम्पलिंग। अगर हम उसको बहुत एक्यूरेट लेके जाए, टाइम सैम्पलिंग भी करते हैं। देन उसमें फिर क्या करना होता है, टाइम सैम्पलिंग में आपने नोट डाउन की ऑब्जर्वेशन, उसके बाद आपने उसको ये करना, अच्छा इस बच्चे को आपने फील किया कि आपकी क्लास में फॉर एग्जाम्पल अहमद है, अहमद
जो है वो ही हैज सम प्रॉब्लम्स विद फोनिक लेसन, तो आपने उसको ऑब्जर्व किया कि प्रॉब्लम क्या है, मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम। ये नहीं आप मुझे जैसे टीचर्स कह देती है कि नहीं इसको तो ये नहीं आता, नहीं, दैट इज नॉट राइट। आपने ऑब्जर्व करना है कि उसको एक्चुअल प्रॉब्लम होती किस चीज में है, फिर आपने उसके लिए एक्टिविटी बनानी है, फिर आपने नोट डाउन करना है कि अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या उठाना है कि नेक्स्ट पीरियड में आपने, क्योंकि दूसरे बच्चे तो सारी एक्टिविटी नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहे होंगे, आपने उसके लिए खास तौर पर लिखना है, अहमद जैसे बच्चों के लिए आपने बोला, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है, इट इज वेरी इजी टू मेक, सिर्फ आपने कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपने जस्ट हैव टू नोट डाउन कि हर 10-10 मिनट्स के इंटरवल पे, अगर आपका पीरियड हाफ एन आवर का है तो आपने 5-5 मिनट्स का इंटरवल लेना है, ठीक है, कि 5 मिनट्स में क्या हो रहा है, 5 मिनट्स में क्या हो रहा है, 5 मिनट्स में क्या, हर दफा यू हैव टू नोट डाउन अहमद लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, कि अहमद की कितनी इन्वॉल्वमेंट थी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि डिसएडवांटेजेस का क्या हो सकता है, ठीक है। डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि आपका जो पीरियड था वो हाफ एन आवर का था, 30 मिनट्स का, आपने 5 मिनट से ऑब्जर्व कर लिया, एट ऑफ 10:30 यानी कि 10 to 10:30 किया, 10:30 पे आपने नोट डाउन कर दिया कि द पीरियड हैज एंडेड, और हमने बच्चों से चीजें वापस ले ली, ठीक है। यहाँ पर जो भी उसका था कि अब यूर ऑब्जर्विंग अहमद नॉट द पीरियड, तो आपने कहा अहमद को हम सब बच्चों को, टीचर ने कहा बच्चों से चीजें वापस रखने, अहमद ने ये किया, ठीक है, अहमद का वो करना, लेकिन 10:30 के बाद जो कुछ होगा यू कैन नॉट ऑब्जर्व दैट, मतलब आप उसको नोट डाउन नहीं करेंगे, ये इसका डिसएडवांटेज है कि जहां आपने क्लोजिंग की आप 10:35 पे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि देखो हर एक ऑब्जर्वेशन का ना एक सेट रूल और क्राइटेरिया होता है, तो अगर आपने उसको आगे पीछे किया ना तो वो वाला क्राइटेरिया तो फुलफिल नहीं होगा ना अब, तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि समथिंग हैपेंड आफ्टर 10 मिनट्स, कुछ ऐसी लोग उस लेसन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो गई, लेकिन बट आप मजबूर आप नहीं उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप उसको नोट डाउन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज द डिसएडवांटेज। अच्छा, इसमें टाइम समझ की बहुत मजे की एग्जांपल है, बहुत डिटेल्ड एग्जांपल है, ठीक है। इसमें मैं आपको रीड करती हूँ, सिंस आई एम गोइंग टू शेयर दिस प्रेजेंटेशन आल्सो, तो आपके पास जब एग्जांपल आएगी आपको बहुत ज्यादा क्लियर आएगा। चाइल्ड मतलब चाइल्ड भी कि कुछ हम फोनिक कार्ड्स यूज कर 10 o'clock पे फोनिक कार्ड्स हम यूज कर रहे थे, तो लेकिन वो जो है फोनिक कार्ड्स में से उसको हमने सेट ए सेट वन, जैसे जॉली फोनिक्स में सेट वन साउंड होते हैं, सेट टू, तो हम सेट वन साउंड हमने का किया, तो उसमें से उसने 3 साउंड्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो सेकंड 10:05 मैंने ये किया कि बच्चों को लिटरेसी कॉर्नर में सेंटर में भेज दिया, लेकिन उस बच्चे को रख लिया और उसको उस पे मजीद प्रैक्टिस करवाया उन साउंड्स पे, करते करते वो साउंड्स करने लगा, फिर मैंने उस एक्टिविटी को, क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी थी कि टीचर बीच में कार्ड सिखा रही है और उससे साउंड पूछ रही है, मैंने चाइल्ड सेंटर्ड बना दी उसको, उसको मैंने शिफ्ट किया, एक और बच्चे को दे दिया जिसको साउंड्स आते थे, उसको मैंने कहा नाउ यू शो द फ्लैश कार्ड एंड अदर चिल्ड्रन आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज, तो इस तरह ये 10-15 तक एक्टिविटी होती रही। फिर 10:25 पे हमने कुछ उसके वोकैबुलरी ये किया कि अपने वोकैबुलरी ऑब्जेक्ट्स लेकर आने हैं, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने साउंड किया, से रिलेटेड कोई वोकैबुलरी ऑब्जेक्ट आपने वहां से लेकर आना है, तो अब ये हुआ कि वो नहीं ला सका और ही लॉस्ट हिज इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये मैंने नोट डाउन कर लिया, लेकिन अब जब मैं लेसन प्लान बनाऊंगी ना तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन और आई एम गोइंग टू सी दिस ऑब्जर्वेशन कि ये ऑब्जर्वेशन जो प्रीवियस क्लास में हुई थी, अब मैंने उसके लिए क्या नेक्स्ट एक्टिविटी बनानी है, तो दिस इज कॉल्ड टाइम सैम्पलिंग, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू अनदर, सोशियोग्राम। सोशियोग्राम बहुत जबरदस्त है ये जो है, इट्स लाइक पॉपुलैरिटी रेटिंग, पॉपुलैरिटी रेटिंग करती है कि कौन सा बच्चा कितना पॉपुलर है, ठीक है, चलो ये तो हमें इससे समझ में आ रहा है। एक्चुअल पर्पस इसका क्या है, एक्चुअल पर्पस इसका ये है सोशियोग्राम का, कि जैसे सोशियो से वर्ड सोशल समझ में आ रहा है ना, आपकी 25 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, आपने ये आइडेंटिफाई किया कि उन 25 में से 5 बच्चे जो हैं वो थोड़े क्वाइट रहते हैं, आपने मजीद उनको ऑब्जर्व किया, फिर आपने देखा कि आफ्टर वन वीक जो है वो उसमें से मजीद कट डाउन होकर 2 बच्चे बिल्कुल खामोश रहते हैं। नाउ यू वांट
those two kids to mingle with other kids, ठीक है। तो फिर आपने क्या किया, फिर आपने सोशोग्राम बनाया। सोशोग्राम में आपने हर बच्चे से अलग सेपरेटली जाके पूछा कि आपके कौन कौन से दोस्त हैं, नाम राइट डाउन करना शुरू कर दिया आपने कि कौन कौन से दोस्त हैं आपके, ठीक है। फिर आपने वो चार्ट देखा, वो चार्ट देख के आपने कहा कि अच्छा, आपको क्लियर पिक्चर आ गई, जैसे कि फराह के 2 दोस्त हैं, अहमद और इब्राहिम, ठीक है। सुंदस के 2 मजीद दोस्त हैं। अब आपने ये देखना है कि जो बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरे दोस्त हैं, तो क्या उन बच्चों से जब आपने पूछा था क्या ये वाले बच्चे इनके दोस्त हैं कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपने फ्रेंडशिप वेब डिस्कवर करना है। अब इसका एडवांटेज क्या होता है कि अगर कोई बच्चा निगलेक्ट हो रहा होता है ना, तो फिर जो जो अर्लीस्ट प्रैक्टिशनर, देखो आई कॉल देम अर्लीस्ट प्रैक्टिशनर, और दिस इज द टर्म वी यूज्ड इन एन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। इसका मतलब होता है कि आपने जो कुछ whatever you have studied, somebody who is trained and who is यूजिंग हर यानी कि जो भी रिंग है उसको एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है। तो आपने एज एन अर्ली ईयर्स प्रैक्टिशनर आपने क्या किया कि यू कैन फिगर आउट विच चाइल्ड इज बीइंग नेग्लेक्टेड, ठीक है। विच चाइल्ड इज मोर पॉपुलर, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स गुड, कि वो बच्चा पॉपुलर है, लेकिन कौन सा बच्चा निगलेक्ट हो रहा है, ये रिजेक्ट हो रहा है दूसरे बच्चों के साथ, ठीक है। अब मगर इसमें इसका जो डिसएडवांटेज होता है कि बच्चों की आपको पता है दोस्तियां बिल्कुल पानी की तरह होती, एक दिन एक दोस्त हो गया, दूसरे दिन 2 दोस्त हो गया, बाद दफा तो आपको ये भी नहीं पता चलता, अब एक दिन एक ग्रुप से खेल रहे, दूसरे दिन उस ग्रुप से नहीं खेल रहा होता है, ठीक है। तो आपने सोशियोग्राम को मुसलसल यानी कि आफ्टर 1 वीक 2 वीक आपने रिपीट करना होता है, जब तक कि आप आइडेंटिफाई ना करें कौन सा बच्चा इज बीइंग नेग्लेक्टेड, ठीक है। सोशियोग्राम उस वक्त यूज होता है। इसकी भी बहुत अच्छी मजे की एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल भी मैं आपको भेजूंगी। और इस चार्ट से जो मुझे पता चला कि सुंदस एंड माइकल दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। सुंदस इज वेरी पॉपुलर क्योंकि सुंदस का नाम बहुत से बच्चों ने लिया कि शी इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। अब एक और बच्चा था विक्टर। विक्टर ने कहा कि मेरे भी दोस्त हैं, लेकिन विक्टर ने जिन दोस्तों के नाम लिए वो दोस्तों ने विक्टर का नाम नहीं लिया। तो इस टेबल से मुझे पता चल गया कि विक्टर वॉज द वन लेफ्ट आउट, उसका कोई दोस्त नहीं है, उसे कोई खेलना नहीं चाहता, बट विक्टर वॉन्ट्स टू बी फ्रेंड। तो फिर मैं क्या करूंगी, फिर एज अ EYP एज अ प्रैक्टिशनर मैं क्या करूंगी, आई एम गोइंग टू मेक आउट एक्टिविटीज, ठीक है। मैं आपकी ऐसी ऐसी एक्टिविटीज निकालूंगी जिसकी वजह से बच्चों की आपस में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होगी। फिर और मैं वो ये करूंगी कि जो पॉपुलर बच्चे हैं उसको मैं विक्टर के साथ आपस में यानी कि कंबाइन करूंगी, ठीक है। तो इस तरह मैं उन बच्चों, इस तरह विक्टर को आगे लेकर आऊंगी। फिर जब मैं मजीद करते जाऊंगी सोशोग्राम आफ्टर 2 वीक 3 वीक 1 मंथ 2 मंथ, तो उस तरह मुझे पता चलता जाएगा विक्टर में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है नरेटिव या फ्री डिस्कशन, ठीक है। नरेटिव या फ्री डिस्कशन ना, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि बहुत ईजी है, इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करना पड़ती। मतलब मेरे घर पे कोई बच्चा आएगा, मैं अपना पेन उठाऊंगी ना, गोइंग टू ऑब्जर्व, फ्री है, मतलब उसमें मुझे ना ये ऑब्जर्व करना है कि वो क्या पढ़ रहा है, कि बस उसकी पूरी ऑब्जर्वेशन लेनी है मुझे। मगर ऐसा मुझे बहुत जल्दी 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 लिखना है कि मैं कोई चीज़ मिस आउट नहीं कर जाऊँ, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें जो है सिर्फ टाइम फ्रेम, इसमें कोई टाइम फ्रेम भी नहीं है, ठीक है। और इसमें बस क्या होना है कि मुझे जैसे मैंने उसको फुल डे ऑब्जर्व करना है किसी बच्चे को, तो ये मेथड बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल, एक एडवाइजेबल मेथड है फॉर जो स्पेशल नीड्स ट्रेनर्स होते हैं, एजुकेटर्स होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें वो बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसकी लर्निंग, एवरीथिंग दे कैन नोट डाउन, बट विद टाइम टाइम ड्यूरेशन। यानी कि 10 पे मैंने किसी को ऑब्जर्व किया, 10 से 10:30 तक ऑब्जर्व किया, फिर देयर वाज अ वाटर ब्रेक और प्ले ब्रेक, मैंने वहाँ ऑब्जर्व नहीं किया, मैंने नोट डाउन कर दी कि ये एंड टाइम था। उसके बाद जैसे दोबारा ऑब्जर्व करना शुरू करूंगी, फिर मैं मतलब इट कैन बी होल डे ऑब्जर्वेशन, इट कैन बी वन ऑब्जर्वेशन, ये फ्री ऑब्जर्वेशन होता है। और ये ज्यादातर टीचर्स का बहुत पॉपुलर होता है, क्योंकि ये मेथड के लिए कोई हाई फाई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, ये कोई भी कर सकता है। मतलब इवन इफ आई आस्क माय हस्बैंड कि भाई बच्चे को ऑब्जर्व करो, तो वो भी इसके बारे में लिख सकते हैं भाई अपने ओन ओपिनियन के साथ,
ठीक है ना। सो इसमें जो है ये ज़्यादातर यूज होता है फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल हम इसको ये सोच के करते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट में हमने बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट ऑब्जर्व करनी है बच्चे की, या हम क्रिएटिव डेवलपमेंट चाहते हैं, हम आर्ट्स फील्ड में ऑब्जर्व करें, हम इसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो हम उसकी वोकल करना चाहते हैं या रिटन करना चाहते हैं, तो उस तो क्या होता है कि ये हमारी जो अर्ली ईयर्स में जो भी जितने 7 एरियाज ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, हम किसी भी डेवलपमेंट एरिया को लेने उस पर बच्चे को ऑब्जर्वेशन शुरू कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसकी भी बहुत मज़े की ऑब्जर्वेशन एग्जाम्पल है, और आई विल जस्ट रीड इट आउट कि उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि नेम ऑफ चाइल्ड वाज एना। ठीक है। एज उसकी 3 years 5 months है, और मैंने उसको डेट उसकी मेंशन कर दी, इस डेट को मैंने उसको ऑब्जर्व किया 10:30 यानी कि 15 मिनट्स मैंने उसको ऑब्जर्व किया। ठीक है। अब मैं आई एम जस्ट गोइंग टू रीड द ऑब्जर्वेशन। In the free play period, all children were allowed to take activities of their own choice from the play area. I observed that Anna would not go to any station and wait for others to disperse. Then he went to the malleable area and demanded a rolling pin from other child. He was asked to wait for his turn to use, upon which he got impatient and snatched the rolling pin from the pair. On intervention from the assistant teacher, he returned the rolling pin, वापस दे दिया, but he was very impatient, और after 5 जब उसको मिला rolling pin, he slammed it on the play-doh angrily, but after 5 minutes he calmed down, he left his place, सब कुछ वहीं छोड़ दिया and went without keeping the material back. ये मैंने उसका 15 मिनट का ऑब्जर्वेशन किया। अब मैंने इसकी जो असेसमेंट किया इस 15 मिनट। अच्छा, इसका मजे की बात नैरेटिव में क्या होता है कि यू डोंट हैव टू वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑब्जर्वेशन। देखो ये फौरन आपने ऑब्जर्व किया, वहीं वहीं आपने असेसमेंट लिख दिया। इसका असेसमेंट ने ये किया कि ही डिड नॉट फॉलो द रूल्स, वो रूल फॉलो नहीं कर रहा था। द रूल वाज जैसे टीचर हैव टू से कि children you have to go to the play area, or you have to go to the literacy corner, or you have to go to the math area, so everybody has to go to the area। ठीक है। He did not go, उसने रूल फॉलो नहीं किया। यहाँ पता चलता है he did not follow the rule, it was difficult। then जब वो मैलेबल एरिया के पास गया, मैलेबल एरिया जो है वो कहलाता है जहाँ पे हम पाउंडिंग करते हैं, प्लेडो यूज करते हैं। ठीक है। तो वो वहां गया, उसने देखा हमारा बच्चा यूज करा, बट ही वांटेड टू टेक दैट। अब मैंने नोट डाउन किया कि पहले तो वो रूल्स फॉलो नहीं करता, देन ही वाज इम्पेशेंट, और वो टर्न्स नहीं लेता, मतलब ही वांटेड टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। उसमें वो ये नहीं है कि मैं टर्न्स लूंगा कि उसके बारी के बाद मेरी बारी है। ठीक है। तो अब मैंने इसको नोट डाउन किया, ठीक है, ये जो है मुझे इन 2 गोल्स पे काम करना है। अर्ली ईयर डेवलपमेंट जो बच्चों का ECE लेवल पे जो हम करते हैं कोर्स, उसमें ही आता है कि ये जो है उसमें जाता है PSED, यानी कि पर्सनल सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में ये चीज़ वर्कआउट करती है कि बच्चों को टर्न्स लेना आना चाहिए और शेयरिंग आना चाहिए। इसको दोनों चीज़ें, बल्कि 3 चीज़ें इसको नहीं आती थी। ठीक है। ओके, नाउ अनदर टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज टारगेट चाइल्ड। ठीक है। टारगेट चाइल्ड ऑब्जर्वेशन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, और इसमें जो है ये ज़्यादातर मतलब ये वो ऑब्जर्वेशन है जहाँ पे आपने कोडिंग यूज़ करनी होती है और अपने बच्चे को बिल्कुल फॉलो करना होता है। ठीक है। यानी आपने अपनी कोडिंग बना ली कि TC फॉर टारगेट चाइल्ड, आपने B बना, B2 B3 फॉर कोड्स लिख रहे हैं आप। ठीक है। फॉर बॉयज, G1 G2 G3 फॉर गर्ल्स, T1 T2 T3 फॉर टीचर्स। ठीक है। आपने इस तरह टारगेट्स बना लिए। फिर आपने रोल जो आपके एरियाज ऑफ लर्निंग इन योर क्लासरूम जो हैं, आपने उनके नाम भी लिख दिए, जैसे कि आपने रोल प्ले का RP लिख दिया, आपने कैफेटेरिया का CF लिख दिया, प्ले एरिया का PA लिख दिया। ठीक है। तो इसका आपने बना लिया। अब क्या होता है, ये वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन, और एवरी मिनट, हर मिनट में उसको हम एकदम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वी ऑब्जर्विंग द चाइल्ड एक्टिविटी। अब हम चाइल्ड को टारगेट बना के कि वो कहाँ जा रहा है, मतलब उसमें आपने ये नहीं बताना उसको कि तुमने क्या करना है। ठीक है। यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व। अब इसके एडवांटेजेस क्या है?
कि हम इसमें बच्चे की सोशल इंटरेक्शन को नोट डाउन करते हैं। अब देखो सोशल इंटरेक्शन नोट डाउन करते हैं, आप उसको लिंक किससे करेंगे? अभी हम प्रीवियसली जो करके आए थे सोशोग्राम, ठीक है, सोशोग्राम से आपने बच्चे का नाम निकाला कि जो लेफ्ट आउट था, ठीक है। अब आपने उसी बच्चे को ऑब्जर्व किया थ्रू टारगेट चाइल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड, जहाँ पे आपने उसको मिनट मिनट से ऑब्जर्व करने और आपने उसको जो है वो यानी लिंक करते जा रहे हैं बच्चे को कि वो अब कहाँ जा रहा है, किससे इंट्रैक्शन हो रही है, क्या इंट्रैक्शन हो रही है, हर चीज, लेकिन एवरीथिंग विल बी कोडेड, ठीक है। इसकी एग्जांपल जब मैं आपको सेंड करूंगी तो यू विल गेट टू नो कि मिनट मिनट यानी कि 1 मिनट में ये हुआ, यानी आप उसको 5 मिनट्स की, इसको 10 मिनट्स ऑब्जर्व, बस इतना इसकी ऑब्जर्वेशन ज्यादा नहीं होती है, 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स ऑब्जर्वेशन होती है। 1 मिनट में क्या क्या चीज हो रही थी। अब मेरे पास जो एग्जाम्पल है उसमें मैंने कोडिंग की है, जैसे कि टीसी इज टारगेट चाइल्ड, A1 A2 A3 आर एडल्ट, B1 B2 B3 आर अनदर बॉय, और G1 G2 G3 अनदर गर्ल, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या सेंट्रे के लिए ST रख दिया, बुक कॉर्नर के लिए BC रख दिया, आर्ट कॉर्नर AC रख दिया। अब इसमें क्या इंटरेक्शन हो सकता है, जैसे कि बच्चा जा रहा था बुक कॉर्नर की तरफ, तो उसमें मैंने ये कर दिया कि जैसे TC एक एरो बनाकर ए के साथ, जैसे कि वो जो टारगेट चाइल्ड है वो इंटरेक्ट करे एडल्ट के साथ, फिर TC प्लस A या B कर दिया, यानी कि टारगेट चाइल्ड इंटरेक्ट कर रहा है विद अदर। अब मैंने नेगेटिव साइन बना दिया, ये मेरी मेरी निशानी कोडिंग ये है कि वो, क्योंकि देखो इस पे इतनी फास्ट उसमें करना होती है कि यू कैन नॉट राइट डाउन एवरीथिंग, ठीक है, कुछ आप खुद से लिख नहीं सकते, इसलिए आपने कोडिंग बनानी है, और ये कोडिंग साथ साथ भी बना सकते हो। तो ये आपने कोडिंग एक बना ली, उसके साथ आपने देखा कोई ऐसी चीज हो रही है, यानी कि सेकंड मिनट में कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, आप जल्दी से उसकी कोडिंग बना ली और वो कोड वहां लिख दिया, ठीक है, ये आपका परमानेंट हो जाएगा। अच्छा, अब इसका जो है एडवांटेज तो मैंने आपको बताया क्या है, जिस एडवांटेज ये है कि आप ये नोट डाउन करते हैं कि कितना एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन उस चाइल्ड का दूसरे बच्चों के साथ है, या दूसरे बच्चे उस चाइल्ड का कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये आप भी नोट डाउन करते हैं। ये फ्री होता है, मतलब ये इसमें कोई पीरियड कुछ नहीं है, टाइम भी, टाइम आपने सिर्फ 5-10 मिनट लेना है। अब जैसे बच्चे डिस्पर्स हो रहे हैं टू द बुक कॉर्नर, ठीक है, रीडिंग कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं, आपने जल्दी से उसको फौरन आपने कहा 5 मिनट से 10 मिनट की इसकी ऑब्जर्वेशन लेनी है। डिसएडवांटेज क्या होगा कि आपने 5-10 मिनट के बाद हो सकता है कि बच्चा जो है यूजुअली वो रिस्पॉन्स ना दिखाए जो कि उसको दिखाना, जो आपने सोचा कि वो दिखाना चाहिए उसको, ठीक है। ये दूसरा ये कि जो ऑब्जर्व करने वाला बंदा है, यानी कि मैं हूँ या कोई टीचर ऑब्जर्व करिए, शी शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ द कोडिंग सिस्टम, यूज करना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब वो बना रही है उस वक्त तो ठीक है, लेकिन जब वो उसको दोबारा इवेलुएट कर रही है तो उस वक्त उसको मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, अब another method is the second last sixth method है ये चेकलिस्ट मेथड, ठीक है। हमने कौन कौन से मेथड्स कर लिए, आई जस्ट क्विकली रिवाइज, ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए है ताकि आपको पता चल जाए आपने कोई चीज मिस आउट तो नहीं की, ठीक है। हाँ, हमने किया था इवेंट इवेंट सैम्पलिंग की थी, फिर टाइम सैम्पलिंग की थी, ठीक है, एंड थर्ड मेथड वाज सोशियोग्राम, ठीक है, फिर नैरेटिव फ्री डिस्कशन किया था, इसको नैरेटिव डिस्कशन भी बोलते हैं, इसको फ्री डिस्कशन भी बोलते हैं, फिर हमने टारगेट चाइल्ड किया, ठीक है। यानी कि 5 मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन हम इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ डिस्कस कर चुके हैं, एंड आई इवन टोल्ड यू द एग्जांपल्स आल्सो। जब आपके पास ये पावर पॉइंट आएगी तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। उसके बाद वी डिड चेकलिस्ट, अब हम चेकलिस्ट करेंगे, ठीक है, ये हमारी सिक्स्थ है, ठीक है, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट जो है टीचर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए वेरी फेवरेट, क्यों? क्योंकि इट इज वेरी वेरी इजी टू यूज, इसमें कोई जो है मिसिंग, देयर इज नथिंग मिसिंग अराउंड, इट्स वेरी इजी टू यूज। चेकलिस्ट में होता है क्या है, आप सौदा लेने गए ग्रोसरी स्टोर, आपने नोट डाउन किया, अच्छा ऑयल था, सोप था, टी था, लेकिन आपका ब्रांड नहीं था, तो आपने उसको नोट डाउन, आपने उसको टिक नहीं लगाया, आपने उसके आगे लिखा नॉट अवेलेबल, ठीक है। फिर आपने जैसे हैंड वॉश लेने, आप सैनिटाइजर लेने गए, सैनिटाइजर जैसे अब शॉर्ट हो गया, ठीक है, सैनिटाइजर तो था ही नहीं, मतलब ये तो छोड़ो कोई ब्रांड हो, डिटॉल हो, सेफगार्ड, लाइफगार्ड जो भी है,
आपने ये देखा कि वो तो था ही नहीं, तो आपने उसके आगे लिखा क्रॉस, ना आपने टिक लगाया, ना आपने नॉट अवेलेबल लिखा, आपने लिखा क्रॉस, यानी कि ये था ही नहीं प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो है ये आपकी रिमेम्बरेंस की चेकलिस्ट होती है। जब आप घर आते हैं तो आप उसको इवेलुएट करते हैं कि हमने क्या चीज हमारी ग्रॉसरी में से रह गई है। ठीक है, दिस इज व्हाट चेकलिस्ट इज फॉर। अब चेकलिस्ट जब हम स्कूल लेवल पे लेके आते हैं तो हर सब्जेक्ट की एक अलग चेकलिस्ट होती है, दैट इज ऑल्सो अ प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है, अच्छा अब इसके जो है इसमें क्या करते हैं कि इसके एंड ऑफ सेशन हम पहले स्टार्ट ऑफ सेशन बच्चे की चेकलिस्ट बनाते हैं, इवेलुएट करने की उसको क्या चीज नहीं आती है, क्या चीज आती है, और क्या चीज में बिगनर है। ठीक है, फिर उसको क्या होता है, एंड ऑफ सेशन हम दोबारा उसको चेक इन चेकआउट कर चेक करते हैं। अगर तो हमारे अब ये चेकलिस्ट टीचर का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, एज अ होल आपका रिफ्लेक्शन है। आपने देखा कि बच्चा जिस चीज़ों में इमर्जिंग था, अगर बच्चा वहाँ पे एक्सपेक्टेड या एक्सीडिंग बिहेवियर पे नहीं आया है, दैट मीन्स कि देयर वाज समथिंग रॉन्ग इन योर टीचिंग। तो दिस इज ऑल्सो मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन अपॉन योर टीचिंग स्टाइल ऑल्सो। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है कि ये बार बार रिपीट कर सकते हो, हर सब्जेक्ट की अलग चेकलिस्ट होती है। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को ट्रैक करने के लिए भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेज इसका ये है कि बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन ये देता है। लिमिटेड इंफॉर्मेशन मतलब कि वो आपके बच्चे का मूड नहीं बताएगा, वो बच्चे की इन्वॉल्वमेंट नहीं बताएगा, वो फिक्स होती है। जैसे कि मेरे पास जो मैंने चेकलिस्ट बनाई थी उसमें 3 कॉलम्स थे। एक एक्वायर्ड कि वो बच्चे ने वो स्किल एक्वायर कर ली, इमर्जिंग ये बच्चा अभी स्टार्ट कर रहा है, मतलब अभी उसको हेल्प की जरूरत है, नॉट येट उसको आती ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने अपने लिए ये चेकलिस्ट बनाई है। तो अब ये चेकलिस्ट मुझे ये शो नहीं कर रही है कि उस बच्चे की इन्वॉल्वमेंट कितनी थी और मैं उसको क्या हेल्प करे थी, वो ये भी शो नहीं करेगा। ठीक है, सो आपको जो है ना बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देता है। तो क्या होना चाहिए, आपको ऐसे स्टेटमेंट्स उसमें डालने चाहिए जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा क्लियर पिक्चर हो जाए अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की देखो, इट इज बीइंग अ कोऑर्डिनेटर आई एम टेलिंग यू दिस, हर सब्जेक्ट इवन आपका बच्चे को जो आर्ट्स पीरियड है ना क्रिएटिव डेवलपमेंट, उसमें भी व्हाट एवर यू टीच उसको लिखो, उसको राइट डाउन फॉर द चेकलिस्ट एंड देन जस्ट मार्क इट आउट के बच्चे के साथ किस तरह हम उसको नेक्स्ट कैटेगरी में ला सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर नाउ कम्स द लास्ट है चाइल्ड ट्रैकर या मूवमेंट रिकॉर्ड। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़े का होता है ये। लेकिन इसमें अच्छा चाइल्ड ट्रैकर तो इसका नाम है, ठीक है, लेकिन इससे आपको जो बेनिफिट होता है ना वो ये, जब मैं आपको एग्जांपल शो करूंगी ना देन यू गोइंग टू नो। इसमें क्या होता है कि ये ऑब्जर्व करता है कि बच्चा, यानी कि आपने समझो कि आपने अहमद को ट्रेस आउट, ठीक है, उसको ट्रैक करना है, आपने उसको फ्री छोड़ दिया, आपने नोट डाउन किया कि मैं इसको हाफ एन आवर के लिए ऑब्जर्व करूंगी, आपने उसको फ्री छोड़ दिया, वो गया, आपने उसको छोड़ा बुक एरिया में। अब आपने नोट डाउन ब्लॉक्स बना लिए आपने, ठीक है, आपने क्या किया, ब्लॉक्स बनाए, ये आपका बुक एरिया है, ये आपका आर्ट्स एंड क्राफ्ट है, ये आपका लिटरेसी कॉर्नर है, ये आपका मैथ एरिया है। इस तरह आपने मुख्तलिफ ब्लॉक्स बना लिए। ठीक है, अब आपने ये नोट डाउन किया कि अहमद उस एरिया में था, अब वहां से कितना टाइम उस एरिया में स्पेंड करके वो दूसरे एरिया में गया है। फिर आप डाउन किया कि वो उस एरिया में वो 5 मिनट 10 मिनट कितने मिनट रहा, और अगर नहीं रहा गया और वापस आ गया तो वहाँ टाइम नोट नहीं करना है। ठीक है, नाउ आपने 30 मिनट से ऐसा उसको ऑब्जर्व करना है। अब इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा होता है आपको अहमद का इंटरेस्ट पता चला कि अहमद को किस चीज कौन से एरिया में ज्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, अब मेरे पास जो एग्जांपल है उसमें है कि कंस्ट्रक्शन एरिया में वो ज्यादा टाइम उसने स्पेंड किया, उसमें देखो उसने एटलीस्ट मैंने इसको 10:05 से 11:40 तक ऑब्जर्व किया था। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 आवर से ज्यादा, मतलब 35 मिनट्स। तो मुझे पता चला कि 30 मिनट्स उसने कंस्ट्रक्शन एरिया में स्पेंड किए, बाकी के मिनट्स उसने वो गया मार्क मेकिंग में, वो गया जंक मॉडलिंग में, वो गया बुक कॉर्नर में, वापस वहां चला गया 10 मिनट बाद, 5 मिनट उसने मैथ्स एरिया में गुजारे। अब वो ना अवेलेबल एरिया में गया, ना सैंड एरिया में गया, ना रोल प्ले में गया। ठीक है, अब मेरे पास क्या हुआ, एक डेटा ये आ गया कि अहमद
बच्चा इस एरिया में नहीं गया, मैं 2-3 बच्चों को और ऑब्जर्व करूंगी, इससे मुझे क्या पता चलेगा? इससे मुझे बच्चे के बारे में ये पता चलेगा उसका इंटरेस्ट क्या है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये पता चलेगा कि मेरा कौन सा एरिया लेस प्रोविजनड है, कौन सा एरिया इंटरेस्ट नहीं दे रहा बच्चे को। अब आपको छोड़ा जाए लाइब्रेरी में, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे ख्याल से ज़्यादातर लेडीज खवातीन डाइजेस्ट वाले इसमें जाएंगी, ठीक है। जो साइंटिस्ट और साइंटिफिक रिसर्च वाले में, पॉलिटिकल हो सकता है जो जेंट्स हो वो पॉलिटिकल वाले एरिया में जाए, ठीक है। मे बी वो साइंस एरिया में जाएं और शायद कुछ टाइम गुजार के वापस आ जाएं, वापस पॉलिटिक्स में आ जाएंगे एंड डिस्कशन करें बैठ के, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैंने ये उसको मैंने एनालाइज किया कि अच्छा मेरा जो खवातीन डाइजेस्ट वाला एरिया है ना, दैट इज मोर पॉपुलर, ठीक है। बाकी एरिया मेरे पॉपुलर नहीं है, दैट मीन्स कि मुझे उनको उनमें ऐसी चीजें डालना है कि वो भी अट्रैक्टफुल हो जाए सबके लिए, ठीक है। इसको आप इस तरह समझ लें। तो इस तरह बच्चों के लिए भी आपकी क्लास में डिफरेंट एरियाज बने होते हैं। जब मैं बच्चों को फ्री छोड़ा, उसको ऑब्जर्व करें कौन से एरिया में जा रहा है, कौन से एरिया। चाइल्ड ट्रैकर में क्या होता है, ये नोट डाउन करते कि उस एरिया में कितने मिनट रहा, ठीक है। उससे आपको ये पता चलता है कि वो एरिया कितना ज्यादा प्रोविजनड, वेल प्रोविजनड, वेल बैलेंस्ड, बहुत इंटरेस्टिंग एरिया था। मैंने इस बार दूसरे एरिया में वो गया, वहां पे वो मुश्किल 2 मिनट रहा या 3 मिनट रहा, दैट मीन्स कि वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। कुछ एरियाज के पास से वो गुजर गया, वो गया ही नहीं वहां पर। फिर आपने ये सोचना है कि वहां क्यों नहीं गया, ठीक है। तो इस तरह आपको चाइल्ड ट्रैकर मूवमेंट से ये पता चलता है कि आपके कौन से एरियाज जो है ना वो बहुत अच्छे हैं और कौन से एरियाज बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, और मतलब उसमें बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। फिर आपने ये देखना है, इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आपने जो एरियाज इंटरेस्टिंग थे आपने उनको इंटरेस्टिंग रिमेनिंग, मतलब उन पे इतनी मेहनत करनी है कि वो इंटरेस्टिंग ही रहे, उनकी प्रोविजंस कम ना हो, लेकिन जो एरियाज नीचे चले गए थे उन वो भी ऊपर आ जाए, ठीक है। तो एवरीथिंग इज बैलेंस, ये पता चलता है। अच्छा, ये हमारे 7 ऑब्जर्वेशनल मेथड्स कवर हुए। नाउ देयर इज वन मोर मेथड, ठीक है। ये अदर मेथड ऑब्जर्वेशन है जो कि देखो, अनफॉर्चुनेटली मैंने जहां पर भी काम किया वहां पर इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया। इवन जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी नहीं पता कि उनका राइट है ऑन देयर चिल्ड्रन कि कोई उनकी फोटोग्राफ नहीं उतारे, ठीक है। बाहर आप देखो, क्योंकि मैंने दुबई में भी काम किया, शारजा अजमान में काम किया, मस्कत में काम किया मैंने, वहाँ ब्रिटिश ब्रिटिश स्कूल्स में काम किया। वहाँ पर बिगिनिंग ऑफ द ईयर फोटोग्राफी कंसेंट फॉर्म पेरेंट्स को जाता है, जहाँ पेरेंट्स फिल इन करते हैं कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि हमारे बच्चे की पिक्चर्स यूज होंगी, ठीक है। और बहुत से कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, कहते हैं नहीं हमें बच्चे की पिक्चर यूज नहीं करनी है। देन यू हैव टू मेक श्योर एज अ टीचर, यू हैव टू मेक श्योर कि जो बच्चे की पिक्चर है वो यूज नहीं हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आती हूँ वापस ऑब्जर्वेशन मेथड्स के पास। माय वॉइस इज नॉट क्लियर, एवरीबडी कैन हियर मी और अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है? आई गॉट अ कमेंट सेड माय वॉइस इज नॉट क्लियर। एम आई ऑडिबल? मतलब मेरी समझ में आ रही है? Okay. So other method of observation is taking photographs, filming children as they play, record children's speech and behavior and language. However, parents' consent is needed. और fourth option है learning journey, ठीक है। लर्निंग जर्नी हमने बहुत बनाई है, बहुत, ये भी बहुत पॉपुलर मेथड होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें फोटोग्राफ्स भी आ जाते हैं, फोटोग्राफ्स भी आ जाते हैं इसमें। जो हम फिल्म बच्चे की पिक्चर कैप्चर करते हैं, मतलब वीडियो बनाते हैं, तो उस पे जो ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो भी हम नोट डाउन करते हैं लर्निंग जर्नी में। देन द लर्निंग जर्नी इज लाइक इट्स एन आर्ट पैड, ठीक है। फिर वो हम पेरेंट्स को घर भेजते हैं विद सम एक्टिविटी कि वो उसको
किस तरह बच्चे के साथ करता है एक्टिविटी, एंड देन वो वापस हमको भेजते हैं। तो क्या होता है, ये एक लर्निंग जर्नी होता है जो कि बच्चे के प्ले ग्रुप से लेकर किंडरगार्टन यानी FS2 लेवल तक, फाउंडेशन स्टेज 2 लेवल तक उसकी ये चीज़ें कितनी कवर हो रही है। पूरा एक 2 साल का, इसका 2 साल 3 साल जितना वो रहता है, उसकी एक लर्निंग जर्नी बनती है। जब पेरेंट्स एट द एंड ऑफ उसका FS2 जब देखते हैं तो दे आर वेरी हैप्पी कि देखो दिस इज द लर्निंग जर्नी, कि हमारे यहाँ से स्टार्ट हुआ था बच्चा, और अब जब यहाँ ग्रेजुएट करके निकला है फ्रॉम द किंडरगार्टन सेक्शन, फ्रॉम द नर्सरी सेक्शन, तो उसका हर चीज़ यानी कि उसकी ये प्रोग्रेस आई है। ठीक है, दिस वॉज एंड ऑफ प्रेजेंटेशन। और प्लीज़ in the comment section आप मुझे बिल्कुल I want your feedback, be it negative, be it positive. I'm very sorry कि there was some issue in the beginning. I had a live, I used to have live sessions last year. This year unfortunately मैंने live sessions जो है Facebook पे नहीं किए थे, but there might be some problem with the browser, कुछ outdated setting की वजह से. Otherwise it has an option of sharing ये live video जो PowerPoint में आपको शो करना चाह रही हूँ, because it's very important. Only live lecturing on the method of observation is not enough unless and until you see the examples also. ठीक है, I hope आपने enjoy किया इसको, सारे observation method note down किया. I really hope कि you use these observation method at your home also and in your school also. और यही ऑब्जर्वेशन मेथड से आप देखो बच्चे के बिहेवियर आपको पता चल रहा है, उसका इंटरेस्ट पता चल रहा है, व्हाट लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे वो है वो पता चल रहा है आपको, उसके जो है आपको नेक्स्ट क्या स्टेप्स उठाने उसकी डेवलपमेंट को मेंटेन करने, उसको डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, वो किस एरिया में लैकिंग कर रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। और इट डजंट मैटर, इट डजंट रियली मीन कि आपने सिर्फ एक, यू शुड स्टिक टू वन ऑब्जर्वेशन मेथड। आपको जब आपको इतने सारे ऑब्जर्वेशन मेथड्स पता चल गए, so you can use these observation methods in versatile way, different methods में आप यूज कर सकते हो। आपने कभी हम सोचा अच्छा इसका जो है बिहेवियर ठीक नहीं है, तो आपने उसे इवेंट सैम्पलिंग कर दी, आपने टाइम सैम्पलिंग की, कोई बच्चा अपना एरिया इंटरेस्ट लूज कर रहा है उसे टाइम सैम्पलिंग कर दी, ठीक, कोई बच्चा सोशल नहीं है, सोशल ग्राम पे आपने उस पर काम कर लिया। आपका जो है जो प्ले एरियाज आपको देखने के, इज इट प्रोविजनल, इट इज इंटरेस्टिंग, इज इट लर्निंग वाला है कि नहीं, आपने जो है वो चाइल्ड ट्रैकर वाला ऑब्जर्व कर लिया। चाइल्ड ट्रैकर इज नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन के उसके इंटरेस्ट नोट डाउन करने, वो आपके लिए ये भी है कि आपके कितना एरिया, आपका जो एरिया ऑफ लर्निंग है वो वेल नरिश्ड है कि नहीं है। आई एम गोइंग टू यूज दिस वर्ड वेल नरिश्ड बिकॉज हम बच्चों के जैसे यूज करते हैं, हमारे एरिया ऑफ लर्निंग अगर नरिश्ड हों अच्छे, तो दे आर गोइंग टू ग्रूम अवर चिल्ड्रन ऑनली। ठीक है, तो ये एरिया का मेथड्स हैं। फिर यू कैन मेक योर ओन एरिया ऑन ऑब्जर्वेशन मेथड ऑल्सो, आप खुद भी अपना बना सकते हो। ठीक है, तो these are different areas, और we come to the end of the presentation now. Any query, anything you have, please write down in the comment section. Also, I want you to write down anything, any topic you want me to address upon, related to early years only, because that's my specialty. Or for viewers, I would like to say that I've done cash courses also. It's a UK based qualification, so anything related to early years I'm most welcome to answer. ठीक है, और I hope ठीक है, अब I am going to log out. Allah Hafiz, take care. See you soon in some other workshop.